नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है ज्वालामुखी और उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उसी से संबंधित आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि वोल्केनो या ज्वालामुखी होता क्या है। वोल्केनो को डिफाइन हम कर सकते हैं कि भूपटल पे जब लावा, राख, चट्टानी टुकड़े और गैसेस निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। मतलब कि अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा, वोल्केनिक एश एंड गैसेस एस्केप। अब यहाँ पे जो है अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे ठोस भी निकल रहा है जो चट्टानी टुकड़े या पायरोक्लास्ट के तौर पे निकलता है, लावा भी निकलता है जो कहीं ना कहीं द्रव्य और मोल्टन अवस्था में होता है, और तीसरा ऐश, राख और गैसेज निकलते हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का उत्सर्जन जो है भूपटल से बाहर की ओर हो रहा है। अगर तीनों की तुलना करें तो सबसे अधिक मात्रा में गैसेज निकलते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है या वोल्केनिक जब फूटता है तो उसके काफ़ी समय तक राख तो निकलता ही है, साथ ही साथ धुआं काफ़ी पहले से निकलते रहता है और बाद में भी धुआं निकलते रहता है। और जी वर्सेस्टर ने इसी पे एक टर्म यूज किया था, वोल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखीयता, जो इसी से संबंधित है। अगर हम इसके विस्फोट या इरप्शन की बात करें तो यह दो तरह का होता है। पहला होता है सेंट्रल इरप्शन जो एक वेन या पाइप के माध्यम से निकलता है। दूसरा होता है फिशर इरप्शन जो कि बेसिकली दो प्लेटों के या भूमि के दो भूखंडों के अलग होने से लावा जो है आराम से निकलता है। तो जो सेंट्रल इरप्शन होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है रेदर देन फिशर इरप्शन या दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है वो मैग्मा चैम्बर बनता है, यानी कि जो मेंटल है वहाँ पे मैग्मा चैम्बर का निर्माण होता है, या चट्टानी के मोल्टन पार्ट होते हैं वही वेन, यानी कि इस नली के द्वारा जो है अचानक विस्फोट होता है और बाहर निकलता है, उसे वोल्केनो कहा जाता है, जिससे पूर्व में भी चर्चा हो चुकी थी। इससे राख निकलता है, चट्टानी टुकड़े होते हैं क्योंकि भूपटल को तोड़ के वो बाहर आता है, साथ ही साथ गैसेज निकलते हैं। जहाँ से ये ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, और ये जो है लावा फैल जाता है और वेंट या मेन पाइप के थ्रू निकलता है। अब यही क्रेटर का मुख जब बड़ा हो जाता है, चाहे वो अपर्दन की क्रिया से हो या जो है दोबारा वहाँ पे विस्फोट हो और उसका मुंह बड़ा हो जाए, तो वो काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे एक तरह से आपका सेंट्रल इरप्शन इसी तरह से होता है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे ये फिशर इरप्शन का एक उदाहरण है जो कि दो पार्ट के अलग होने से फैल गया है लावा पूरी तरह से। यहाँ पे कहीं भी आपको उस तरह का सिचुएशन, विस्फोट वाली स्थिति नहीं दिखती है। तो ओवरऑल जो है ये दो तरह का इरप्शन होता है, एक को केंद्रीय उद्गार कहा जाता है और दूसरे को बेसिकली हम दरारी उद्भेदन के नाम से जानते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन करें या ज्वालामुखी को डिफरेंट पार्ट में बांटें तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी जो होता है वो कई सारे बेसिस पे उसको हम बांटते हैं। अगर हम उसको वायलेंट के आधार पे देखें कि कोई ज्वालामुखी कितना विनाश ला सकता है या कितनी विनाशकारिता है, या उद्भेदन या उसके विस्फोट की दर कितना अधिक है, कितना तेज़ी से विस्फोट करता है, तो उस तरीके से हम इसको डिफरेंट टाइप में बांटते हैं। जिसमें सबसे पहला जो होता है, जिसमें सर्वाधिक भयंकर और सर्वाधिक तेज़ी से उद्गार होता है, उसको हम पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो कहते हैं। दूसरा जो है उसको विसुवियस या प्लिनियन कहा जाता है। तीसरा जो होता है वो वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी या वल्केनियन टाइप ऑफ वोल्केनो कहा जाता है। उसके बाद का जो पार्ट है उसको स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। उसके बाद का जो पार्ट है उसको हवाईयन टाइप वोल्केनो कहा जाता है, और ये जो है थोड़ा सा रिलेटिवली कम विस्फोटक होता है, इसलिए इसको पेलेज हेयर भी कहा जाता है। फिर द्वीपीय ज्वालामुखी कहा जाता है, आइलैंडिक टाइप ऑफ वोल्केनो। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उद्भेदन और लावा जो निकलता है उसके आधार पे हम इस टाइप का जो है वर्गीकरण करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक एरो बना हुआ है। एरो का मतलब ये हुआ कि नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उद्गार बढ़ते जाएगा, मतलब कि आइसलैंडिक जो है वो सबसे कम है और ऊपर का जो है सबसे अधिक है वोल्केनो। ये आप देख पा रहे होंगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनो का उदाहरण है। जैसे जो सबसे ज़्यादा आप विस्फोट देख पा रहे होंगे पहले वाले में, जिसमें बहुत ज़्यादा विस्फोट है और धुआं निकल रहा है, वो बेसिकली पिलियन टाइप ऑफ ज्वालामुखी है। और सबसे कम जो है ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे वो जो है उसमें आइसलैंडिक टाइप ऑफ
ज्वालामुखी कहा जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन कहें ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन एंड फॉर्म ऑफ सरफेस, यानी कि जो इरप्शन होता है या जो उद्गार होता है उसके आधार पे अगर हम बांटें तो अलग अलग टाइप का होता है। हालांकि सिंपली हम दो पार्ट में उसको बांट देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रल इरप्शन होता है या फिशर इरप्शन होता है। तो पहला पार्ट आपका वही है, फिशर वोल्केनो की थोड़ा सा जो है उसको गैप जहाँ मिला वहाँ पे लावा बाहर निकला और फैल गया। उसी तरह से सेकंड जो है वो सील्ड टाइप का वो आकृति बनता है। चौथा जो है कंपोजिट टाइप की आकृति बनती है और लास्ट में कैल्डेरा टाइप की आकृति जो क्रेटर का बड़ा रूप होता है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन एंड फॉर्म ऑन सरफेस की बात करें तो इसको हम 4 टाइप में बांट सकते हैं, जिसमें फिशर वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो है या कैल्डेरा टाइप है। तो ये एक तरह से ये भी वर्गीकरण को मान्यता मिली हुई है। जो तीसरा वर्गीकरण है वो वर्गीकरण माना जाता है पेरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस के आधार पर, यानी उद्गार अवधि के अनुसार वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण है ये सबसे प्रचलित वर्गीकरण है और प्रारंभ से ही ये हम जो है सुनते आए हुए हैं। जिसको सबसे पहला जो वर्गीकरण इसमें किया जाता है वो जागृत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। नाम से ही स्पष्ट है कि एक्टिव है, दैट मीन्स कि उसमें हर एक नियत समय पे उद्गार होते रहता है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि वो ज्वालामुखी जो है वो कभी भी फट सकता है, यानी कि वो एक्टिव है, दैट मीन्स कि उसमें उद्गार चल रहा है, उद्गार होते रहता है। दूसरा जो है वो डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत दिनों तक उसमें उद्गार, ज्वालामुखीय उद्गार या विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से जो है मृत न होके वो अभी भी जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अवशेष बाकी है जो कभी भी हो सकता है, यानी एक संभावना है कि वो फिर से एक्टिव वोल्केनो में तब्दील हो सकता है, तो वो डोरमेंट होता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब कि सैकड़ों सालों से उसमें उद्गार ही नहीं हुआ है, तो उसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो के में कहते हैं या मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अगर एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। जैसे सबसे पहले मैंने नाम दिया है ओजोस डेल सेलाडो। ओजोस डेल सेलाडो जो है बेसिकली चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है और ये ज्वालामुखी जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है ओजोस डेल सेलाडो। दूसरा जो है वो एटना है जो कि इटली का है। स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली जो है वो भी इटली में है और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। फिर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है जो जागृत है वो है बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार पे। इसके अलावे जो है आप फिलीपींस में चले जाइए तो वहाँ पे मेयोन है, माउंट ताल है, पिनाटुबो है, ये सब जो है वहाँ की जागृत ज्वालामुखी है। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी है, जापान में फ्यूजियामा है, उसी तरह से कैमरून है वेस्टर्न अफ्रीका में, चिम्बराजो है इक्वेडोर में, हवाईयन आइलैंड में जो है किलियाऊ है, सेंट हेलेना है, इसके अलावा पोपो कैटिपिटल है मैक्सिको में। तो ये सारे के सारे ज्वालामुखी जो हैं वो जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं। अगर हम डॉर्मेंट ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें जो है कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें मैंने दिया है कि इंडोनेशिया में एक क्राकातोआ ज्वालामुखी है जो डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। विसुवियस है इटली ज्वालामुखी, इटली है, इटली में है स्थित। माउंट मौना किया है हवाईयन में, माउंट एडिज़ा है जो कि कनाडा में स्थित है, किलिमंजारो है तंजानिया में, रेनियर और हुड है अमेरिका में। तो ये सारे जो हैं वो डॉर्मेंट ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो इसमें कोह सुल्तान देवबंद ईरान में है, माउंट पोपो जो है आपको म्यांमार में है, कुलाल केन्या में, या एक बुनिन योंग ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो के उदाहरण हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अधिकतर जो है यही पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन है, ओजोस डेल सेलाडो जिसकी चर्चा की, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओवरऑल इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जो सबसे अधिक ज्वालामुखी है तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ पे प्लेट का डाइवर्जेंस होता है वहाँ पे बेसिकली जो है मिड ओशियनिक रिज बनता है और वहाँ पे हमें फिशर इरप्शन देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम ज्वालामुखी जो है वो वहाँ पे होता है जहाँ प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं कन्वर्जिंग एरिया में। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पैसिफिक ओशियन के आसपास है वो जो रीजन है उसको अग्नि मेखला कहा जाता है और वो रेड कलर से जो इंगित है वो
एक तरह से ज्वालामुखी का सबसे मेजर रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे दो प्लेट होता है। तो एक प्लेट जो कम घनत्व का होता है वो सबडक्ट करता है और वहाँ पे बेनी ऑफ जोन का निर्माण होता है और वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो उस रीजन में जो है अधिकतर ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन हो जाता है मिड ओशियनिक रीज, जो मैंने बताया, जहाँ प्लेट को डाइवर्ज हो रहा है। और तीसरा रीजन रिफ्ट वैली वगैरह का रीजन है अफ्रीका में। और इसके अलावा छिटपुट कहीं कहीं ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैसिफिक अग्नि मेखला का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक मिड ओशियनिक रिज का, और रिफ्ट वैली का रीजन जो है अफ्रीका का, वो मैक्सिमम जो है ज्वालामुखी का संकेंद्रण का केंद्र माना जाता है। तो ओवरऑल ये जो है वो ज्वालामुखी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी क्या होता है, दूसरा कि उस कितने टाइप्स के होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसके अलावे अगर ज्वालामुखी की हम स्थलाकृति की बात करें तो इसमें दो तरह की स्थलाकृतियों को हम पढ़ते हैं। एक स्थलाकृति जो जनरली बीनीथ द अर्थ होता है और एक अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम लोग बेसिक लावा के आधार पर भी हालांकि दो टाइप बांटा जाता है, बेसिक लावा, एसिड लावा, जिसमें ये होता है कि 70-75% से ज़्यादा अगर उसमें सिलिका है तो वो एसिड होता है, उससे कम है तो बेसिक होता है। तो ओवरऑल जो है ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसके और क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। हाँ, मैं बता रहा था कि अगर हम बात करें उसके स्थलाकृति की, टोपोग्राफी की, तो उसको अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो कोन्स बनते हैं या शंकु बनते हैं और पृथ्वी के नीचे जो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, सील और डाइक आदि का निर्माण होता है वो उसके स्थलाकृति में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वोल्केनो का, जिससे रिलेटेड इस वीडियो में मैंने आपकी चर्चा की है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अल्लाह।